चलिए शुरू करते हैं। ये सेशन नया स्टार्ट कर रहे हैं। इस पे जो 8 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, एजुकेशन का पेपर पेपर 1 वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन। ये मैंने पेपर 1 सॉल्व किया तो मेरे 32 क्वेश्चन है। तो एवरेज 30-35 तक ये सही होना चाहिए। ऐसा पेपर है मॉडल टू टफ लेवल का 30 से ज़्यादा तो सही होना चाहिए। ये हम बाद में करेंगे, DI बाद में करेंगे। पहले हम क्वेश्चन which ICT tool allow users to organize and create content from various sources such as websites, articles। ये देख लेना, ये वेकेलेट है जो ऐप है। ये जो एक ऐसा ऐप है जिससे हम जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो बहुत सारे सोर्सेज से, आर्टिकल्स, वेबसाइट से कंटेंट ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड आंसर इसका इसका जो है, मैंने जहाँ तक पढ़ा था, सेकंड स्टेटमेंट तो एकदम लॉजिकल है, कॉमन सेंस वाली होती है। सेकंड तो सही होगी। फर्स्ट में अगर एक स्टेटिव असेसमेंट जिसे पता होगा वो सही बता पाएगा। तो अगर स्टेट मुझे लग रहा था कि यही है स्टेटिव असेसमेंट, मैंने फर्स्ट किया। फर्स्ट तो सब टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होगा, तो ये मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया। ये वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होगा, प्रोसीजरल मेमोरी तो आएगी और सिमेंटिक मेमोरी भी आएगी। सिमेंटिक मेमोरी वही मेमोरी होती है। सिमेंटिक मीन्स साउंड्स, जो साउंड से रिलेटेड है। जो हम लैंग्वेज सीखते हैं तो साउंड से ही सीखते हैं। तो डी बी तो होगा। तो डी बी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, एक ही ऑप्शन में था तो मैंने फोर्थ ऑप्शन किया एलिमिनेशन से। ये स्वयं प्रवाह रिलेटेड टू सोशल साइंस, सेकेंड एजुकेशन साइकोलॉजी। ये स्वयं प्रवाह से आया था। जैसे इसमें जो ये सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड चैनल नंबर पूछ लिया था। मैंने थर्ड गेस माना था, पर इसका सही है सेकंड। अगर किसी का पेपर कुछ भी है, जैसे मेरा पॉल साइंस है, तो स्वयं प्रभा पॉल साइंस का मुझे याद होना चाहिए चैनल नंबर कौन सा है, उसका नाम क्या है। और ऐसे ही सोशियोलॉजी का है, उसका नाम होना चाहिए चैनल नंबर कौन सा है, उसका स्वयं प्रभा का चैनल का नाम क्या है। ये भी मैंने कॉमन सेंस से किया था, ये भी सॉल्व हो गया था आसानी से। लर्नर की जो जो हम स्टूडेंट है उसका फैक्टर हमें बताना था लर्नर में। तो हमारा जो स्टूडेंट के पास एक्सप्रेशन होनी चाहिए, अचीवमेंट होनी चाहिए, हमारे पास विल पावर होनी चाहिए, हमें इच्छा होनी चाहिए, हम याद करें या समझें। हमारे पास पोटेंशियल भी होना चाहिए कि हम, हमारे पास पोटेंशियल है कि अच्छे जाने के लिए। हमारी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी सही होनी चाहिए जिससे हम अच्छे से याद कर पाएंगे। पर यहाँ पर ये फिफ्थ वाले में टीचर के बारे में दे दिया, और क्वेश्चन में हमारे पास लर्नर के बारे में पूछा गया, तो फिफ्थ वाला गलत हो जाएगा। ABCD इसका आंसर। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट, अगर इंडक्टिव और डिडक्टिव कॉन्सेप्ट पता है तो ये आंसर दे सकते हैं। इंडक्टिव में जो ये सेंटेंस बोल रहा है तो इंडक्टिव का सेंटेंस था, मैंने उसी की तरह से इंडक्टिव आंसर दे सकते हैं। फैक्ट से जनरल सेंस में जाता तो इंडक्टिव है। देख लेना एक बार, इस दूसरे के बारे में इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो ये दोनों पढ़ लेना। ये मेरा गलत हो गया था, इसका फर्स्ट आंसर था इकोलॉजिकल वैलिडिटी। तो मुझे भी इकोलॉजिकल वैलिडिटी लग रहा था, फिर मैंने इकोलॉजिकल, तो मुझे इकोलॉजी से इन्वायरमेंट से रिलेटेड में दे गया। यहाँ सोशल साइंटिफिक सराउंडिंग थे, वो सेम ही लग रहा था, पर फर्स्ट ही होना चाहिए, मैंने गेस गलत किया। इसका स्टेटमेंट आंसर थर्ड है, देख लेना। ये तो मुझे भी नहीं आया, मैंने फर्स्ट मारा था। इसका जो है देखो, ये तो आ गया था क्योंकि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल जिसने पढ़ा, मैंने पढ़ा था 6-7 महीने पहले, तो मुझे अभी तक याद है। स्नोबॉल मैंने डिस्कस किया था, तो ये डी तो होना ही चाहिए। डी 3 में। और इसमें देख रहा नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है कि रैंडम उसकी कितना आ सकता कि नहीं। जैसे हमने एक डाइस फेंका, डाइस में क्या चांसेस कि 2 नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता, 1/6 था। वैसे रैंडम में अगर नॉन प्रोबेबिलिटी है तो हमें सिस्टमेटिक होगा वो। कौन सा ऑप्शन, बी डी है। सिस्टमेटिक में भी वही तो होता है, सिस्टमेटिक और सिंपल रैंडम में। ये तो प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। स्नोबॉल और कोटा होगा इसका सही आंसर।
पीडी। इसका इसका देखो, मैंने रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, मुझे आता है। तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड में लगाने के लिए है, क्योंकि सिमिलरिटी चेक किसका नहीं होता। अगर हम देखो, जो हमारा रिसर्च पेपर है उसका हम पीडीएफ बना के कैंडिडेट में डालते हैं, तो उसमें जो प्लेगरिज्म रिपोर्ट आती है, तो उसमें सबकी एब्स्ट्रैक्ट की आती है, जेंडर टर्म्स एंड लॉज। ये क्या है? लॉज मीन्स कानून। जो जेंडर डेफिनेशन हम किसी बुक से साइड करते हैं, तो वो जो है प्लेगरिज्म में नहीं आता, इसलिए सब इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, सब बुक से छाप देते हैं, तो वो प्लेगरिज्म में नहीं आता और वो नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ा देता। ये तो बेसिक जो कर रहा होगा उससे पता होगा, ये नहीं आता। ऑब्जर्वेशन आते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंक्लूजन आती है। ऑब्जर्वेशन में वही जो सब्सटेंशियल स्टडी कर रहे हैं ना, चैप्टर 2, 3, 4 जितना भी, कंक्लूजन भी आता है, बिब्लियोग्राफी नहीं आती। कभी भी देखना अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट में बिब्लियोग्राफी नहीं आती। ये तो बहुत, अगर रिसर्च के बारे में जिसने पता, बी ई इसका सही आंसर। इसका जो कम्युनिकेशन से आया था, कम्युनिकेशन जिसने पढ़ा होगा, तो वो साइकोलॉजी ऑफ टाइम इसका सही आंसर होगा। ये भी कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था। इसका मैंने तो फोर्थ लगाया, बट इसका थर्ड होगा। कम्युनिकेशन जिसने पढ़ा होगा वो आ जाएगा। इससे बुद्धिज्म की टीचिंग कम्युनिकेशन क्या दिखाती है, ये तो मुझे आ गया था कि सी तो होगा ही पक्का, क्योंकि ह्यूमन सफरिंग, बुद्धिस्ट जिसने यूपीएससी के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो बता रहा है कि बुद्धिज्म ह्यूमन सफरिंग की बात करता है, आत्मा की बात करता है, और पुनर्जीवन की बात करता है, कर्म की बात करता है, सबके बारे में बात करता है। तो सी तो होना ही चाहिए। तो सी, ए बी सी में सी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ए बी सी है या सी डी ई की बात किया गया। मैंने ए बी सी लगा दिया, पर ये जो सी डी ई की बात करता है, सी डी ई, इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, पहली बात इंटर और इंट्रा में फर्क देखो। इंट्रा, हमारे पास देखते हैं इंटरनेशनल मैच। क्या होता है इंटरनेशनल मैच? इंटर मीन्स बहुत सारे कंट्रीज के बीच में, और इंटरनेशनल होगा एक ही कंट्री के बीच में जो मैच होगा। जैसे इंटरपर्सनल, तो बहुत सारे लोगों के बीच में बात है। इंटरपर्सनल अगर खुद से बात करें, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन खुद से बात करें, तो इंटर मीन्स एक के अंदर ही, इंटर मीन्स एक दूसरे के बगल बगल में बहुत सारे लोगों के बीच में बात। तो ये सारे इमोशन जो हम दूसरों से बात करेंगे, ये भी आता है, 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 प्रैक्टिकल देख सकते हैं, सारे आते हैं। ये भी मेरा फर्स्ट सही था, ये भी मुझे फर्स्ट। जैसे भी ये स्टेटमेंट और एसेसन रीजनिंग के क्वेश्चन आए, 50% चांस होता है कि उनका ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, एसेसन रीजनिंग और स्टेटमेंट के। पर अगर ऐसे कॉमन सेंस वाले, अगर किसी में टाइम दे दिया, किसी में ईयर दे दिया, तो वो ईयर याद होना चाहिए, उसी में घुमाता है। नहीं तो फर्स्ट जनरली होता है, 50% के केसेस में फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। ये मैंने बिना पढ़े ही दे दिया। मैंने यहाँ देखा चैंपियन का कोड क्या होगा, चैंपियन का पूछा, वर्ड इज फैमिली का ये है, तो माँ सा बा तो नहीं होगा चैंपियन का। सेकंड हट गया, वो थर्ड गया। अब फर्स्ट और थर्ड में बचा, फर्स्ट और थर्ड, यहाँ दोनों चैंपियन है, तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? दोनों में कॉमन, ये भी कॉमन नहीं, सा कॉमन है, का कॉमन, सा का। तो ऑप्शन देख रहे हैं सिर्फ का ही है, तो हम अगर इतने से बिना देखे 10 सेकंड में ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से। ये क्वेश्चन मैंने ए बी सी ई तो आना चाहिए सब में। ये प्राइम नंबर की सीरीज है, 3, 5, 7, यहाँ पास 11 होना चाहिए, तो ये हट गया, ये हट गया, ए 11 दो। मैंने इन दोनों में से, मुझे इसके बाद नहीं आया, तो मैंने सेकंड मार ली, पर ऑप्शन थर्ड है, यू बी। क्योंकि मैंने देखा जेड वाई, यू वी, यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई, तो ऐसे होना चाहिए था। -1 रिवर्स चल रही, -1 चल रही, माइनस चल रही, मुझे भी लग रहा है कि -1 करके यू ही होना चाहिए था। हाँ आंसर तो यू है। मैंने पता नहीं क्यों सेकंड क्यों लगाया था, ये तो आसान क्वेश्चन था, ये तो मेरे से आ जाना चाहिए। यहाँ पास मैंने -1, पता नहीं क्यों
-1 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ये क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए था। मैंने 11 भी यहाँ पता किया, पर मुझे जल्दबाजी में शायद ये पढ़ा ही नहीं, ये पढ़ गया था मैंने, ये लगा दिया सिर्फ जो भी गलत था थर्ड ऐसे। ये तो आसान है ना, ये प्राइम नंबर की सीरीज हो रही है बीच में 7 11, और यहाँ से एक लेटर माइनस हो रहा, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी, वी से यू, 11 यू, और यहाँ एक प्लस हो रहा, ये 11 यू। तो सब इसका तो मैंने बता दिया था। इसमें देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट क्या होता है? एक साल का ब्याज, वही रेट होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एक साल का ब्याज, अगर अगले साल लगा तो उसका भी ब्याज, तीसरे साल लगा तो उसका भी ब्याज, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें हाफ ईयरली पूछ रहा है, एक साल के लिए, पर एनम है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? एक साल के लिए, तो एक साल का ब्याज पूछ रहा है। तो अगर हाफ ईयरली है तो मतलब कि 5% उसका कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली। तो देखो, मैंने मैंने 100 रुपये दिए किसी को, फिर उसके 6 महीने बाद मैंने 5% मुझे इसका ब्याज मिला जो मैंने दिया, तो 105 रुपये हो गए। फिर 105 रुपये मैंने दे दिए, फिर से दे दिए, 105 रुपये दे दिए, तो फिर 6 महीने बाद फिर 105 रुपये में मेरे को ब्याज फिर से 5% मिल गया। तो ये सक्सेसिव से हम इसका ब्याज निकाल लेंगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया, ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, उसका आ जाएगा 5 प्लस 5.25, 10.25 आ जाएगा। ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन, आसान था। ये भी क्वेश्चन आसान था, मेरे से बन गया। देखो, राम ने 18 दिन में काम किया, ये दिन, और श्याम जो टॉइस एफिशिएंट है, मतलब कि वो बहुत अच्छा बच्चा है श्याम, और दुगना एफिशिएंट है। दुगना एफिशिएंट मतलब, तो फिर ये अगर 18 दिन लेता था तो ये सिर्फ 9 दिन लेगा, 9 दिन ले रहा काम करने को, इसलिए दुगना एफिशिएंट है। मतलब कि जो जितने कम दिन में कोई काम करेगा वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ये 9 दिन में काम कर रहा है, ये 18 दिन में काम कर रहा है, तो श्याम जो है दुगना एफिशिएंट है। ये सेंटेंस हो गया हमारा पूरा। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन? इसका सही है, अगर इसका हम एलसीएम ले देंगे तो वही जो टोटल वर्क होता है इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम भी 18 आ जाएगा। 18 आ गए तो फिर इसकी एफिशिएंसी पता करने के लिए, एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क अपॉन डेज, कितने दिन। तो टोटल वर्क 18 दिन है, 18 तो 1 यूनिट एफिशिएंसी है इसका जो ये है, तो इसका 2 यूनिट एफिशिएंसी है श्याम का। मतलब कि एक दिन में ये 2 काम करता है, ये एक दिन में एक ही काम करता है। तो इसमें क्या पूछा, दिन कितने लगेंगे? डेज इक्वल टू, इसी से ये जो फॉर्मूला, इसी से डेज निकल जाएंगे, डेज ऊपर चला जाएगा, एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना? 18। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की? एक इसकी, दो उसकी, एक इसकी प्लस दो इसकी, 3 हो गई। तो 18/3 कितना? 6 आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस पे जो है ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन मुझे लगा। मैंने कैसे किया ये बता रहा हूँ। ये सब था, ये सब वही ट्रेन दी हुई थी, तो मैंने इसका पहले निकाला है, मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, देख लेना। इसका एवरेज निकाला, इसका एवरेज निकाला, इसका एवरेज निकाला, इसका मतलब कि इसका 52 हो गया। इसका 52 से मैंने इंटू कर दिया 8, क्योंकि ये 8 के लिए पूछ रहा है ना, तो टोटल वेट आ गया। तो मैंने यहाँ पे टोटल वेट इसका निकाल लिया, इसका भी टोटल है, तो इसके 56 इंटू 10, 60 इंटू 25, 64 इंटू 70, ये सबको ऐड कर दिया, मैं टोटल वेट्स निकाल लिया। फिर अपॉन में जित कितना है, 4 संख्या है, तो एवरेज निकाल दिया। तो वही जो मीन हो जाना चाहिए था, वही फिर मेरा आंसर मीन भी आ रहा था। मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता था, मैंने कॉमन सेंस से किया, तो आ गया मेरा। ये मेरे से आ जाना चाहिए था मैंने, और मेरा सही भी है।
इंक्रीजिंग कनोटेशन, कनोटेशन मुझे ये पता नहीं था तो मैंने हिंदी में गया। कनोटेशन गुणार्थ होता है, मतलब कितने जो गुण गुण बोले कि यार क्वालिटीज बढ़ती जाती हैं। तो मैं पहले तो ये पता था काउ लास्ट में। बोवाइन क्या होता है, काउ का बछड़ा ही होता है, काउ से रिलेटेड होता है, तो बोवाइन लास्ट सेकंड लास्ट में आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मेरे पास थर्ड और सेकंड बचे। फिर मैंने एक पिछले बार का क्वेश्चन किया, उसमें जो हमें पता थी कि एनिमल पहले आया, फिर उसके बाद वर्टिब्रेट आया, फिर मैं एनिमल आया। वर्टिब्रेट क्या होता है, जिसके पास जो स्पाइनल है, स्पाइनल कॉर्ड जो अपने पीठ में होती है। फिर मैमल क्या होता है, मैमल जो अपना जो अंडा नहीं देता, सीधे बच्चा देता है, जैसे कि गाय सीधे बच्चा दे देती है, अंडा नहीं देती। तो ऐसे जो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कर सकते हो, ये आ सकता है बहुत आसान। इस पे देखो यही मेरा जो सही लगा ना कि 50% के आसपास फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो रही है, तो ये क्वेश्चन सही होगा। मैंने पर इसमें थर्ड कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि कौन से टॉपिक ये, क्योंकि मुझे लगा कि सेकंड गलत है पर ये सेकंड भी सही है। आर्गुमेंट में हम तो नहीं रख सकते क्योंकि आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड ही है इसका सही। इसका फेलेसी वाला मेरा जो है, अभी तक मैंने जितने भी मॉक दिए फेलेसी का एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ, हमेशा माइनस में गया। तो इसका देख लेना सेकंड वाला मैंने थर्ड कर दिया किस माना था। इसका देख लेना, इसका देखो फर्स्ट ईयर 50% के लगभग फर्स्ट स्टेटमेंट सही होते हैं, मैंने बहुत बार बताया। ये तो मुझे सही लगा था एनालॉजी, ये सेकंड वाला पता नहीं मैंने ओनली यहाँ वर्ड देख के क्यों कर दिया, कैसे किया था। फर्स्ट आंसर हुआ इसका। ये न्याय वाला मैंने नहीं पढ़ा था, पर मुझे लग रहा था यही होगा फर्स्ट, तो मैंने फर्स्ट पे टिक मार दिया। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये तो मुझे समझ में नहीं आया था, तब भी मैंने इसका फर्स्ट किया था, पर फर्स्ट इसका रॉन्ग हुआ। लेकिन 50% के आसपास फर्स्ट स्टेटमेंट सही होता, बाकी के 50 में तो यही होगा, तो 100% श्योर ये नहीं है मतलब। ये आ जाना चाहिए पर मैंने अच्छे से सॉल्व नहीं किया, देखा ही नहीं, टाइम नहीं था ना इतना, ये नया क्वेश्चन था, मैंने इसे छोड़ दिया कैसे कोई नहीं। इसका जो फर्स्ट गलत है सेकंड सही है। ये तो पता था मुझे कि सीडी रोम होती है, तो उसमें जो एक बार सामान हम डाल देते हैं, जैसे हमने मूवीज डाल दी सीडी रोम में, उसके बाद हम कॉपी पेस्ट मतलब कुछ ऐड और कुछ रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ वो डली है तो डली है। ऐसे खरीदा होगा बचपन में, जैसे मैंने सीडी खरीदी थी बचपन में, जैसे 50 बनाना था क्लास के लिए, तो उसमें मैंने 50 बनाई लैपटॉप में। फिर दुकान में गए सीडी खरीदी, उसमें 50 डाल दी। अब उसमें यह था कि उस सीडी में 50 के अलावा कुछ जितना स्पेस है उसके अलावा कुछ डाल नहीं सकते, 50 को रिमूव नहीं कर सकते, जो है सीडी में वही है। रोम का भी मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है, मतलब सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो सेकंड तो ये सही था मुझे लग रहा था। फर्स्ट वाला में मैंने ब्लू रे में डिस्क में कंफ्यूज हो गया। मोस्ट सुटेबल ब्लू रे डिस्क नहीं होगा, और भी चीज़ें आने लगी हैं जैसे हार्ड ड्राइव और क्रिएटिविटी आने लगी, उसमें कर सकते हैं, ब्लू रे नहीं होगा। तो मैंने फर्स्ट ले लिया। ये क्वेश्चन इसका सेकंड ऑप्शन सही है। ग्राफिकल इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए यार, मैंने फुल फॉर्म भूल रहा था, ग्राफिकल है शायद, ग्राफिक्स नहीं, GIS का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ग्राफिक्स इंटरएक्टिव नहीं, इंटरचेंज है, ये याद रखना, इंटरचेंज। तो GIF हम जो नहीं फनी फनी मीम्स डालते रहते हैं, उसी को GIF हम रोज बोलते हैं, पर उसका फुल फॉर्म नहीं करते। ग्राफिक्स इंटर चेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स को चेंज करते हैं, ग्राफिक्स इंटरचेंज, ग्राफिक्स में इंटरचेंज करते हैं, ग्राफिक्स इंटरचेंज। फर्स्ट सही सेकंड गलत हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इसका देख लेना सेकंड भी है थर्ड भी है, कोई सा सही है, सेकंड सही है इसका। ये देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एक जो है तुम सिंगर मान लो, म्यूजिशियन मान लो, वो ब्रॉडबैंड का यूज कर रहा है गाना डाउनलोड करने के लिए, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? हमें ये पता है कि बहुत सारे गांव में
ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहुत पुअर है। कहीं कहीं एक ही मोहल्ले में एक ही ब्रॉडबैंड लगा, तो इससे भी दिक्कत होगी। ये भी ऐसा, अगर ब्रॉडबैंड या वाईफाई किसी के पास लगा होगा तो हमें डायल अप ब्रॉडबैंड हमेशा जो हमारे, अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो वो सीधे ब्रॉडबैंड से ही, अगर ऑन है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड से कॉल हो जाता है, डायल अप करने की जरूरत नहीं होती। ये दोनों सही हो गए। अब सेम में कन्फ्यूजन था, जब ब्रॉडबैंड इंटरनेट तो हमेशा ही चालू होता है, तो मैंने कॉमन सेंस किया कि चालू रहता तो हम लैंडलाइन तो फ़ोन कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि रेंज होती है ना एक इसकी, ब्रॉडबैंड की एक हर्ट्स जो स्पेक्ट्रम की रेंज होगी, लैंडलाइन की अलग रेंज होगी, तो वो सब यूज कर सकते हैं। ये भी सही था, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही। ये देखो, ये मैंने सिर्फ एक से किया, कॉमन सेंस। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का हम क्या यूज करते हैं, हम जो प्रेजेंटेशन ऑफ 50 मान लो, प्रेजेंटेशन उसे तो है, तो 50 ही उससे क्या होता है, हमारा मल्टीमीडिया स्लाइड शो बनता है। और इसमें 3 किसका था, बी का 3 सेकेंड या थर्ड में था, 2 ऑप्शन थे, 2 एलिमिनेट हुए इसी से। एक का फर्स्ट की एक ऑफ डाटाबेस, डी का हम इसे देख लेंगे। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाटा बेस, डाटा का जिसके पास रिकॉर्ड है या फिर डेटा जहाँ पे स्टोर होता है, तो डी का 1, रिकॉर्ड कीप करने में, डी का 1 से ये दोनों में ए और ये, और बी का थर्ड, बी का थर्ड और डी का 1, बी का थर्ड डी का 1, ये सी ऑप्शन से, 2 ऑप्शन से बता सकते हैं। इसका इसका इसका, इसका फर्स्ट ऑप्शन से ये देख लेना, ये मुझे लग रहा है केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, क्लास 11 की। इसका भी देखो दोनों सही होते हैं, बट इसमें ये पहला तो सही है, हम न्यूट्रल का ही देते हैं, अगर कोई भी हैजार्डेड वेस्ट है उसका पीएच हम न्यूट्रल का ही देते हैं, तो फिर वो ज़्यादा इन्वायरमेंट को एक अब ये हम देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें कह रहे हैं लो पीएच। अगर तुम्हें ये पता, पीएच स्केल पता, पीएच स्केल यहाँ 7 है, 7 पीएच स्केल मतलब न्यूट्रल, और जितना घटते जाएंगे 6, 5, 4, 3 ये हो जाएगा एसिडिक, इस साइड एसिडिक होता है, और 7 के 8, 9, 10, 11 ये होता है बेसिक। तो पीएच वैल्यू 7 न्यूट्रल रहती है, और जितनी ज़्यादा 7 से ज़्यादा वो बेसिक होती है। तो इसमें पूछा कि पीएच वैल्यू हम न्यूट्रल, जैसे ये एचसीएल और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है, एसिड है, एसिड की वैल्यू हमेशा देखो एचसीएल के मान लो 3 है, तो हम इसमें बोले कि अगर उसे न्यूट्रल करना है, मतलब ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए या कुछ ना कराए, तो हम क्या पीएच वैल्यू और कम करेंगे, जीरो के आसपास लाएंगे? नहीं, क्योंकि पीएच वैल्यू न्यूट्रल करने के लिए 7 हुई, तो हमें 3 से 7 की ओर बढ़ाना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए, तो हमें बेसिक की तरफ जाना पड़ेगा, ये पीएच स्केल इसकी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था अगर दिमाग लगा के देखें तो। क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल, ये रियो डी जेनेरियो स्टॉकहोम प्रोटोकॉल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ लें। कब हुआ था, कितने मेंबर हैं, कौन कौन सी गैस है, क्या क्या उसमें दिया गया है, कितने साल तक के लिए ये वैलिड है, 3-4 पॉइंट और भी पढ़ लें। ये जो प्रोटोकॉल है ये जरूरी है। तो इसमें भाई कौन सी गैस कब आई थी, ये मुझे आता था, ये आता था, ए बी। अब इन दोनों में कंफ्यूजन था, मुझे ये पता था N2 है कि NO2, तो मैंने सेकंड लगा दिया यार, ए बी सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर इसका है नाइट्रस और डाइऑक्साइड, नाइट्रस आप, यही मेरा गलत हो गया, भी क्वेश्चन सही होना चाहिए था मेरा, माइनस। मैंने ये तो वही वर्जन मैंने पढ़ा नहीं था कॉन्सेप्ट, मैंने जस्ट स्ट्रॉन्ग गेस मारा था, पर इसका है सी ऑप्शन सही है। इसका भी मुझे पता नहीं था, पर ये क्वेश्चन आना चाहिए। डीडीटी के बारे में पता होना चाहिए, कॉमन इसका बेसिक, और अरेंज कर ही देते हैं ये सेटिंग ऑर्डर में, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, बी डी। पहला होगा वाटर बॉडी, दूसरा होगा जूट प्लैंक्टॉन्स, ये मेरे को पता था ये क्या होता है, ये समुद्र में पाए जाते हैं, बहुत प्लांट्स और अजीब से रहते हैं।
ए सी, फिर फिश हो गया, फिर सीटिंग बर्ड होगी। ये तो हम गेस कर सकते हैं कि ए के बाद ही सी आएगा, एसेंडिंग ऑर्डर में ना। ए के बाद सी सिर्फ इसमें है और इसमें, इसमें भी है। एलिमिनेट कर सकते थे, आना ही चाहिए कुछ। ये देखो, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन किसे कहा गया? इसे तो कहा नहीं गया। मैंने हंटर कमीशन भी लगाया था, पर ये मुझे बाद में आया है, ये तो एक कमीशन ही था नॉर्मल सा। ये मैग्ना कार्टा इसे थोड़ी बोल सकते। मैग्ना कार्टा मतलब किसी को बहुत बहुत रिवोल्यूशन होना, बहुत बड़ा चेंज आना। सर्जेंट प्लान भी मैंने ये देखा कि वुड्स डिस्पैच प्लान आया था, वुड्स डिस्पैच प्लान, उसी को एजुकेशन डिस्पैच प्लान बोलते हैं। 1854, ये विलियम बेंटिक के टाइम पे आया। तो वही, ये विपिन चंद्र पढ़िए या स्पेक्ट्रम पढ़िए, वहाँ से आ जाएगा। और क्वेश्चन सही है। ये मैंने सिर्फ गेस किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हमारे ईस्ट साइड है, ईस्ट इंडिया में। तो अगर इससे एफिलिएटेड कॉलेज होगा ये, तो कश्मीर कितनी दूर है, अफगानिस्तान बहुत दूर है। अफगानिस्तान कश्मीर तो हो ही नहीं सकते, वहाँ तो यूनिवर्सिटी है। गोवा तो इस साइड है, वेस्ट साइड। तो मैंने गेस वर्क से यहाँ पे श्रीलंका पास में है, तो श्रीलंका गेस किया। सही है। इससे अगर एक भी आता तो ये मुझे आता था। एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, जिसने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, विपिन चंद क्लास 11 ट्वेल्थ की, आर एस शर्मा, या फिर इंस्पेक्टर, इन तीनों में से कोई एक भी पढ़ा हुआ, और न्यूज़ भी देखता है कोई हो, तो सर सैयद अहमद खान के बारे में किसी ने भी पढ़ा हुआ। तो एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ का जो कॉलेज था उसका पुराना नाम था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब इसका नाम है, पहले एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। तो डी का सेकंड से एक से हमारा क्रैक हो जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन था। और ये कॉलेज के पुराने नाम हैं इनके, अभी के है ना, इसमें कॉलेज है। तो इस जगह में, ये क्या, ये जगह यहाँ पास कॉलेज का नाम है। तो इन जगह के पुराने कॉलेज का नाम ये था, अब इनका कॉलेज का नाम चेंज। इसका जो थर्ड मैंने लगाया था, थर्ड से देखो, जनरल सेंस में 40 से 50% क्वेश्चन फर्स्ट ही होते हैं, स्टेटमेंट और एसेसिव रीजन। अगर नॉर्मल है, अगर बेसिक है, अगर इसमें पढ़ रहे हो, हमें देखते नालंदा बुद्धिस्ट के अलावा वेदास भी taught, ये तो पता है। किसने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है नॉर्मली तो पता होगा। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पढ़ाया जाता है लिटरेचर की, बुद्धिज्म के खिलाफ पढ़ाया जाता था, या फिर बुद्धिस्ट का है, कोई बुद्धिस्ट है तो हिंदू के खिलाफ पढ़ाया, ऐसा नहीं था वहाँ। ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि ये हमें पता है ना, फैक्ट, दोनों फैक्ट, ये खराब हो गया। ये मैंने गेस किया था फर्स्ट वाला, जो मेरा 50% फॉर्मूला था, उससे 50% ये क्वेश्चन सही होते हैं। ये सही है, ये सही। पैसेज बहुत आसान था, मैंने अच्छे से एक बार ही पढ़ा था सिर्फ। तो इसका थर्ड सही है, इसका फोर्थ सही है, इसका थर्ड सही है, इसका फर्स्ट। ये मैंने यहाँ पर, ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा क्योंकि दे विल राइज टू रेयर मेलोफिटीज, ये पैसेज पढ़ेंगे। ये देखो, इसमें देखा है कि इंक्रीजेस लूम इवन लार्जर, मतलब कि ये मेलोडीज और ज़्यादा बढ़ेंगे जो पहले सजेस्ट करें। ये मुझे समझ नहीं आया ये आंसर कि इसमें ये क्यों दिया हुआ। ये सी बी भी होना चाहिए, ए बी सी होना चाहिए, पर ए सी ओनली दिया है। ये क्वेश्चन डाउट मार्क, पर मैंने गलत किया है तो गलत मार्क्स दिया। ये भी सही है सेकंड वाला। अब डी आई में जाता हूँ जल्दी से। तो ये है, ये स्कूल के नाम है ए बी सी डी ई एफ। ये परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितने हैं उसमें स्कूल में, और अभी अगर 100 है स्टूडेंट तो 70% बॉयज़, ये है। अब ये डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस किसमें, बॉयज़ में माइनस गर्ल्स। तो मैंने एक बार 5 मिनट के लिए बेसिक से किया तो मुझे नहीं आया, समझ में से नहीं आया। फिर मैंने एक दो तरीके से और किया, उसमें देखा कि बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स दिया हुआ है, और हम बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स इन परसेंटेज पता कर सकते हैं, और दोनों को इक्वल कर देंगे तो वही आ जाएगा। कैसे? जैसे बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स परसेंटेज कैसे पता कर सकते हैं? हमने मान लिया कि 100% है टोटल स्टूडेंट, इसमें ए में देखते हैं कि 70% बॉयज, तो गर्ल्स कितनी परसेंट हुई, 30% गर्ल्स हुई। और तो 70 माइनस 30 कितना हुआ, 40%।
इन दोनों का डिफरेंस 40% है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज का परसेंटेज में, पर उससे का नंबर में कितना गया दिया हुआ है 136, तो इससे इक्वल टू 136 हो जाएगा। तो 40% ये है तो 100% हम पता कर सकते हैं, तो 100% वो नंबर आ जाएगा, हमें टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी, फिर उसका 100% में से 70% निकाल देंगे, बॉयज आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएगी, तो ये फॉर्मूला होगा। ये बेसिक आना चाहिए, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आ गया। ये एक थॉट प्रोसेस होती है कि ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे आ गया। मैंने इसमें 20 से 25 मिनट लिया, तो मेरे 4 से ज़्यादा सही, मुझे लगता है 5 होने चाहिए सही, पर 4 से ज़्यादा सही। टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम का मुझे यूँ था ये देखो, 4 ईयर्स का पीरियड, व्हाट इज नंबर ऑफ बॉय टीम में, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हुए, तो यहाँ तो बॉयज़ परसेंटेज में दिखा, तो सबको परसेंटेज के बॉय जिसे मैंने बताया ये वाला, सबको परसेंटेज जो बॉय दिया हुआ है 40% ये, तो हम बॉयज़ को सबको इसका नंबर में निकालना था, नंबर में मैंने निकाला, इसका भी ये परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट किया, इससे नंबर में कन्वर्ट करके सबको ऐड कर दिया और डिवाइड बाई 4 कर दिया, एवरेज आ गया, सही था। गर्ल्स का भी हम ऐसे ही पता कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग था वो, तो ये तो मैंने सॉल्व ही कर दिया, ये जीरो ही आ रहा था, सही था। ये भी मैंने सॉल्व किया, इसमें भी टाइम लेगा, 5 मिनट तो लगे होंगे, सही था। ये भी सही था, मतलब कि मेरे 5 में 5 ही आईडिया के सही हो गए, बेसिक से किया मैंने, सॉल्व किया। पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन में करना कैसे, कि निकालना कैसे। कुछ टाइम मेरा दिमाग खराब हुआ, तो मैंने ये फिर एक बेसिक फॉर्म मेरे दिमाग में आया, तो मैंने ये किया, इससे सॉल्व सब हो रहा था, ये बेसिक ही था सबसे ज़्यादा। फिर इसके बाद जो कैलकुलेशन हार्ड थी तब भी मैंने वो किया, 20 से 25 मिनट ले लिए, पर 5 क्वेश्चन सही हैं तो क्या ही दिक्कत है। मैंने एकदम लास्ट में इसे दे दिया कि जितना टाइम मिलेगा इसे वो दे, और कैलकुलेशन था मेरा 5 मार्क्स में बेनिफिट में हूँ बाकी लोग से, मेरे +32 सही हो गए थे। अगर मैंने एजुकेशन पढ़ी होती है, मतलब हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, इंडियन लॉजिक, एलएससी, ये सब वाले, तो इन सब से मेरे एक एक क्वेश्चन और बढ़ सकते हैं। तो 35 के आसपास क्वेश्चन सही होने चाहिए, और 30 भी क्वेश्चन सही है तो बहुत सही बात है। आपको ये तो समझ में आया होगा, ये एंड हो गया आज का। बाय।